आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन। इसके पहले हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं उसका एनसीईआरटी रीडिंग लगाना है। इसके बाद ये कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद प्लासेंटा का फॉर्मेशन देखेंगे और प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्लासेंटा से जो हार्मोन रिलीज होता है वो पढ़ेंगे और फिर जेस्टेशनल पीरियड, फिर पार्चुरेशन। उसके बाद हम लोगों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एनसीईआरटी रीडिंग लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पूरा कंप्लीट इसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, इम्प्लांटेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन। ये क्या है इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियल वॉल से जाकर अटैच होगा, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट है मतलब जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो जायगोट 2n स्ट्रक्चर, ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया हैप्लॉइड n स्ट्रक्चर है। ये हो गया हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये स्पर्म भी क्या है, स्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जायगोट, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जायगोट में आगे फर्दर डिवीजन होगा। पहले बनेगा 2 सेल स्टेज में आएगा, मतलब इसके बीच में डिवाइड होकर ये 2 सेल स्टेज में जाएगा, फिर 4 सेल स्टेज, उसके बाद 8 सेल स्टेज। इसी को क्या बोला जा रहा था, इसी को बोला जा रहा था अर्ली मोरुला स्टेज। इसी को अर्ली मोरुला स्टेज भी बोलते हैं। ये 16 सेल स्टेज को क्या बोल रहे थे, 16 सेल्ड स्टेज। इसको क्या बोल रहे थे, लेट मोरुला स्टेज। लेट मोरुला स्टेज। इसके बाद ये क्या हो गया, 16 सेल से जाएगा 32 सेल स्टेज में, तो बनेगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन 7 डे पे हो जाएगा और जोना पेलुसिडा का रिमूवल होता है। तो ये जो 32 सेल स्टेज है, यहाँ पे क्या होगा, 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ये ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज। ये क्या हो गया, 32 सेल स्टेज जाकर अटैच होगा इनटू द वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम। उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा, इसके पहले हम बताए थे मोनोजाइगोटिक ट्यूब्स में कि इम्प्लांटेशन होने से पहले जोना पेलुसिडा का जो लेयर होता है उसका रिमूव होना जरूरी है। मतलब जोना पेलुसिडा के अंदर जो प्रेजेंट है इनर सेल मास्ट और उसके बाहर का जो सेल का लेयर है वो बाहर आता है और हैच आउट होता है। मतलब जोना पेलुसिडा का जो लेयर है उसको ब्रेक करके बाहर आएगा, फिर वो इम्प्लांट करेगा। और यही जोना पेलुसिडा जो था वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जोना पेलुसिडा रिमूव होगा। जैसे ही जोना पेलुसिडा रिमूव होगा ये जाकर इम्प्लांट कर जाएगा एट 7th डे, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 7th डे पे जाकर वो इम्प्लांट करता है इनटू द इंडोमेट्रियम। क्या बोल रहा है, एज द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू इंडोमेट्रियम, द इंडोमेट्रियल सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टुला कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ब्लास्टुला को कवर कर लेता है। मतलब ये मान लो इंडोमेट्रियल वॉल है, ये हो गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट।
जैसे ही इंडोमेट्रियल वॉल से ये अगर अटैच होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ जोना पेलुसिडा, ये क्या होगा, इंडोमेट्रियल वॉल का डिवीजन तेज हो जाएगा, डिवीजन फास्ट हो जाएगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर इनवेजिनेट करेगा और इसके ऊपर इंडोमेट्रियल वॉल अपना कवर बना लेगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसके अंदर चला जाता है और ऊपर से इंडोमेट्रियल वॉल एक कवरिंग बना लेता है, एक कवर बना लेता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हुआ, अब ये इसके अंदर इंटर कर गया और ये जो इंडोमेट्रियल वॉल है इसको बाहर से ये कवर कर लिया। तो जैसे ही कवरिंग होता है तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो आउटर लेयर होता है, जो सेल का जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर है उसको क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में बढ़ जाता है, इसको एक को बोलते हैं सिनसिटो ट्रोफोब्लास्ट आउटर, और एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो इनर होता है, इनर लेयर होता है। ये देखो गलत दिखाया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका बात हो रहा है। तो ये क्या हो गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर और बाहर का सिनसिटोट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों मिलाकर क्या बनाया था, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करवाया था। तो ये क्या हो गया, जब दो लेयर का फॉर्मेशन होता है इनर सेल मास का, एक बनता है इपीब्लास्ट और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट किसके द्वारा फॉर्म होता है, इनर सेल मास ICM के द्वारा बनता है दो लेयर, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो इपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट दो लेयर में दिख गया, ये किसके द्वारा बना है, इनर सेल मास के द्वारा। इधर एक साइड बनता है योग से और दूसरे साइड बनता है एमनियोटिक कैविटी, जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड को सीक्रेट कौन करता है, एमनियोन सीक्रेट करता है। सेल्स ऑफ इपीब्लास्ट फॉर्म एमनियोन, मतलब जो इपीब्लास्ट है उस सेल से बनता है एमनियोन। मतलब क्या हुआ, जो एमनियोटिक कैविटी है, जो एमनियोन है, या फिर सेल्स ऑफ द एमनियोन, सेल्स ऑफ द एमनियोन को क्या बोल रहे हैं, सॉरी, सेल्स ऑफ इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट के सेल से बनता है एमनियोन बनता है, और यही एमनियोन सीक्रेट करता है एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब एमनियोन का फॉर्मेशन किससे हुआ, इपीब्लास्ट के सेल से हुआ। एमनियोन का फॉर्मेशन हुआ इपीब्लास्ट के सेल से, और यही एमनियोन सीक्रेट कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, योग सैक होता है, और ये बाहर का जो लेयर है एक्सोसिलोमिक लेयर बोलते हैं, एक्सोसिलोमिक लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट फॉर्म। और ये क्या हुआ, क्रोनिक विलाई, क्रोनिक विलाई क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्रोनिक विलाई को बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर का लेयर देख रहे थे ट्रोफोब्लास्ट का, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और वो मैटरनल, मतलब जो इंडोमेट्रियल है उसका मैटरनल लेयर से वो ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगा, दोनों ऐसे कंबाइन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये क्या हुआ, कोरियोनिक विलाई हुआ, इंटीग्रेट करता है किसके साथ, यूटेराइन इंडोमेट्रियम के साथ इंटीग्रेट करता है, और मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाता है, और दोनों मिलकर फाइनली प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाया। मतलब इधर से ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, और इधर मान लो इंडोमेट्रियम। तो जैसे ही ये जब अंदर वेजिनेट करेगा तो क्या करेगा, ये लेयर मान लो ये लेयर प्लेन है, तो ये इंटर करेगा तो ऐसे इसमें जाके अंदर गैप बना देगा, तो ये दोनों क्या होता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, दोनों इंटीग्रेट करके बनाएगा प्लासेंटा। अब देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद ICM इनर सेल मास है वो 3 लेयर का फॉर्मेशन करवाता है, पहले एक्टोडर्म, फिर इंडोडर्म, मेसोडर्म बाद में बनता है। मतलब जो इनर सेल मास है ICM है वो पहले फॉर्म करवाया क्या, एक्टोडर्म, फिर इंडोडर्म, उसके बाद मतलब तुरंत बाद मेसोडर्म का फॉर्मेशन करवाता है, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड
इंडोडर्म। तो मेसोडर्म कहां पे प्रेजेंट है? पहले मान लो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म है, और जो कि मेसोडर्म बना कब है? एक्टो और इंडो बनने के बाद। तो इनर सेल मास से 3 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का ओरिजिन यही तीनों लेयर से होता है। कोई एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, कोई मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, कोई इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सबका ओरिजिन कहां से होता है? इसी 3 जर्म लेयर से होता है। तो एक्स्ट्रा साइड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डज नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो, बट डज नॉट फॉर्म होगा यहाँ पे, डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो बट कैन सपोर्ट इन अदर वे। वो सपोर्ट करता है, जैसे एम्नियोन और कोरियोनिक विलाई, या कोरियोन, एलेंटोइस और योग साइड। तो एम्नियोन और कोरियोन क्या है? एक्टोमेसोडर्मल है, और फिर एलेंटोइस और योग साइड ये इंडो मेसोडर्मल हो गया। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट। जो भी बता रहे थे कि इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर करता है, बनाता है, जो क्या करेगा? देखो टोस्टेड लिखा हुआ, ये क्या करेगा? कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करवाएगा, विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू, जो सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। जो यूटेराइन टिश्यू होगा, इंडोमेट्रियल वॉल का जो टिश्यू होगा, उसमें ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ही इन्वेजिनेट करेगा तो मैटरनल या यूटेराइन टिश्यू और उसके साथ ब्लड वेसल वगैरह सब इसके साथ कंबाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या हुआ? एक मान लो कनेक्शन, एक ब्रिज का काम कर रहा है, जो मदर और फिटस के बीच में कनेक्शन बैठा रहा है, कनेक्शन बना रहा है। मतलब दो, जैसे मान लो 2 टंकी है, दो जैसे वाटर टैंक होता है, तो उसमें क्या होगा? एक पाइप लगा दिए तो वो कनेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर लेकिन क्या होता है? जो मदर और फिटस होता है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारा किससे होता है? इसी प्लासेंटा के थ्रू होता है। मतलब एक प्लासेंटा बनने के लिए क्या चाहिए? मैटरनल एंड फिटल दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाकर एक प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। दी कोरियोनिक विलाई एंड कोरियोनिक विलाई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटीग्रेट करता है एक दूसरे के साथ और बनाता है प्लासेंटा। और कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू जॉइंटली फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, फिटस एंड मैटरनल बॉडी। ये क्या किया? प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाया, और प्लासेंटा को क्या बोला जा रहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, उसी टाइप से एक डेवलपिंग फिटस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? उसका प्लासेंटा है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। टू एंड फ्रॉम मतलब लेकर जाएगा भी और लेकर आएगा भी। तो प्लासेंटा क्या है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लासेंटा क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो गया? जो फीटस का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और जहां पे जो मदर और फीटल का दोनों लेयर मिलता है उसको बोलते हैं प्लासेंटा। मतलब ये जो लेयर है वो प्लासेंटा हो गया, ये बेबी का पार्ट है, फीटस का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी होता है और एक अम्बिलिकल वेन होता है। तो अम्बिलिकल वेन कितना हुआ? एक हुआ। अम्बिलिकल कॉर्ड 2 होता है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, या फिर और क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन या फिर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस टू मदर एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू फीटस। तो जो काम का चीज है वो मदर से फीटस तक जाएगा, और उसके अलावा जो इधर से एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि ये जब फूड को कंज्यूम कर रहा है डेवलपिंग फीटस, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनाएगा, वो कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम द फीटस टू मदर जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
प्लासेंटा रिस्पॉन्सिबल है, और जो उसके बीच में कनेक्शन बना रहा है वो कौन है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये मदर के बीच में और मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन बना रहा है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब देखो IgG हम लोग पढ़े थे एंटीबायोटिक IgA इन द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में जो स्लाइट येलो मिल्क होता है वो इनिशियल डे आफ्टर पार्चुरेशन जो सीक्रेट होता है मदर से, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A। लेकिन जो IgG होता है इम्यूनोग्लोबुलिन G सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है, और ये क्या करेगा, इस प्लासेंटा को क्रॉस करता है। मतलब जब प्लासेंटा फीटस जब फीटस यूट्रस में प्रेजेंट होता है, इंडोमेट्रियल वॉल के अंदर जब होता है, जब उसका डेवलपमेंट होते रहता है, उस टाइम पे उसको इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, IgG प्रोवाइड कर रहा है। वही सबसे पहला एंटीबॉडी है जो फीटस के अंदर जाता है थ्रू द प्लासेंटा, प्लासेंटा को पास करके। तो हम लोग जितना भी एंटीबॉडी पढ़ते हैं उसमें सबसे छोटा इसका साइज छोटा होने का, सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते, इसका साइज छोटा होने के कारण वो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो क्रॉस कर पाता है और फीटस तक पहुंच पाता है। मतलब जब डेवलपिंग फीटस है तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, IgG जो मदर से गया है, कहां पे, मदर से गया है, फीटस में गया है थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा को क्रॉस करके जाता है फीटस पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लासेंटा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है एंड न्यूट्रिएंट्स का टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ, ये रिमूव करता है, रिमूव किसको करता है, रिमूव करता है CO2 को एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर वेस्ट मटेरियल जो बेबी जो सीक्रेट किया CO2 या फिर अमोनिया, ये सब बाहर आता है किसके थ्रू, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे बेबी का पार्ट ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन, ये पूरे को बोले अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है, प्लासेंटा इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये तो बेसिक चीज है, जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द फीटस एंड मदर। फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लासेंटा। एक्ट एज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये कैसा एक्ट करता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, एंड इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह कहने का मतलब, इधर मान लो एक मीडियम, इधर मान लो दूसरा मीडियम, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो अगर जो कोई भी पार्टिकल इधर से इधर गया या इधर से इधर गया तो वो डिफ्यूज करता है थ्रू द मेम्ब्रेन। उसी टाइप से जो प्लासेंटा है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, तो दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन है, CO2 है, मतलब जो भी एक्सक्रीटरी या फिर फीटस के यूज का जो प्रोडक्ट जो है उसको ये इधर से उधर पहुंचाएगा। मतलब ये बीच में एक मीडियम का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इंडोक्राइन टिश्यू इसलिए बोला जा रहा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा जो है, वो बहुत सारा हार्मोन भी रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है। उसमें से एक HCG है। HCG जनरली सिर्फ कब मिलता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो HCG पाया ही जाता है एक प्रेग्नेंट फीमेल में, क्योंकि उसके बॉडी के, उसके ब्लड में HCG का अमाउंट बढ़ा होता है, तो उसके यूरिन में भी उसका कुछ समय अमाउंट आ जाता है। तो जो ग्रेविडेक्स टेस्ट हम लोग पढ़े थे, वो यूरिन में प्रेजेंट HCG को ही डिटेक्ट करके बताता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो क्या बोल रहा है इधर, डिफ्यूजन ऑफ O2 न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर टू फीटस, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का मदर से फीटस तक पहुंचाता है। एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब रिमूव करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है फ्रॉम फीटस टू मदर। फीटस से मदर की ओर वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाएगा, और जो यूजफुल प्रोडक्ट रहेगा वो मदर से फीटस की ओर जाएगा। तो IgG क्रॉस द प्लासेंटा टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है IgG
इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यहां पे लिख देते हैं IgG को इम्यूनोग्लोबुलिन जी। बोथ मैटरनल मदर एंड फीटल पार्ट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होता है, मैटरनल और फीटल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो प्लासेंटा से हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद जेस्टेशनल पीरियड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पार्चुरेशन पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगाकर इस चैप्टर का सारा PYQ कंप्लीट करेंगे और ये फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।